हेलो स्टूडेंट, डीडीबी ट्यूटोरियल के डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल में हैं। जो डीडीबी एनसीईआरटी स्कूल डीडीबी ट्यूटोरियल का एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है और हम लोगों ने इसमें 12th बायोलॉजी की एक क्लास है जो आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस या ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उस चैप्टर में, ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं और इन कई सारे टॉपिकों को बारी बारी से धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और ये आज पहला सेशन होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का और इसमें हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, इनके बारे में हमने बात करना है। ठीक, तो अगर इस चैप्टर की बात शुरुआत करते हैं तो इन चैप्टरों में यानी इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या होता है उसके बारे में भी 2 मिनट का चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है। जब हम इस चैप्टर की जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो सबसे पहली बात हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना होता है। क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम? दूसरी बात अगर इसमें हमें पढ़नी होती है तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है, तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम बेसिकली होता है गैमेट फॉर्मेशन करना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है? गैमेट फॉर्मेशन करना। तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस के बाद इस गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया से हमें बनता क्या है, तो हम गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट पढ़ लेने के बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। इस तरीके से करके ये आपको मुख्य टॉपिक होंगे और इनमें बहुत सारे एसेसरी टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आज इस टॉपिक को लेके चल रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। ठीक है ना? तो ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे। चलते हैं आगे। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की गई तो ह्यूमन में 2 तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं और हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया है आपको, जिसमें हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ गैमेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, पास्चुरेशन पढ़ेंगे और लैक्टेशन जैसे टॉपिक्स हम लोगों को यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है। हम धीरे धीरे करके इन चैप्टरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी के जो इंडेक्स हैं, आपके वो एनसीईआरटी के इंडेक्स हैं और इतने सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है गोनैड। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो जानो। गोनैड क्या है? हम रिप्रोडक्टिव आर्गन यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को कंबाइंडली अगर हम बात करेंगे तो उनको हम लोग गोनैड कहते हैं। ठीक है, गोनैड क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। तो गोनैड आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन। गोनैड रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं और ह्यूमन में 2 टाइप के रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं ना। ह्यूमन के केस की बात की जाती है तो ह्यूमन के केस में 2 रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म में बेसिकली 2 रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं। एक का होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। ठीक है, तो आज हमने जो बात करनी है वो आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में।
पूरी बातें डिटेल में ढंग से समझते हुए लेके चलेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। जब मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन की बात करते हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं वो पाए जाते हैं मेल बॉडी में ना। अब कहेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है तो मेल ही बॉडी में पाया जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके एक ही बॉडी में दोनों रिप्रोडक्टिव आर्गन पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये वर्ड बोलना जरूरी होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फाउंड इन मेल बॉडी। ठीक है, ओके क्योंकि साइंस है, इसको हमें क्लियरेंस भी देना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो फीमेल के बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो मेल के बॉडी में भी हो सकता है। इस समय दुनिया में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को छोड़ के प्राकृतिक रूप से नेचुरली मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होता है वो मेल बॉडी में पाया जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कई सारे पार्ट होते हैं, उनमें उनको डिफरेंशिएट किया गया है मेन पार्ट में, एसोसिएटेड पार्ट में और एसेसरी ग्लैंड में। ठीक है, मेन पार्ट, एसोसिएटेड पार्ट और एसेसरी ग्लैंड में इनको डिफरेंशिएट किया गया है, किनको, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को। और हम इनको आगे ये पीछे जाके देखते हैं, इनका हमने एक चार्ट आपको बनाया है, यहाँ पे देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, और मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का मेन पार्ट जो होता है वो टेस्टिस होता है ना। टेस्टिस जो है वो मेन पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का। एसेसरी पार्ट में आपको रीटी टेस्टिस, वास इफ्रेंसिया, इपीडिडाइमस, वास डिफरेंसिया, यूरेथ्रा, पेनिस, इजैकुलेटरी डक्ट पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, आपके एसोसिएटेड पार्ट में पाए जाने वाले पार्ट होते हैं। और एसेसरी ग्लैंड की बात करेंगे तो ग्लैंड होते हैं कौन कौन से, सेमाइनल वेसिकुलर ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में पाए जाते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड पाए जाते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते हैं, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को ही हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ तक बातें आपने एक चार्ट में इन बातों को फटाफट से समझ लेना है कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हम डायग्रामेटिक भी इनको देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये चार्ट आप अगर चाहें तो इस चार्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलें आगे। ठीक, तो मेन पार्ट, एसोसिएटेड पार्ट और एसेसरी ग्लैंड। हम बात करेंगे पहले मेन पार्ट की ना, कि मेन पार्ट कौन है। तो मेन पार्ट हमने अभी बताया कि टेस्टिस इज द मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का टेस्टिस जो होता है वो मेन पार्ट होता है। आगे देखिएगा, हम मेन पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे, और मेन पार्ट कहाँ रहता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके बारे में भी देखेंगे। और उसके बाद मेन पार्ट के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, उसके सेक्शंस, कटिंग डायग्राम को देखेंगे। देखिएगा, द मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, MRS लिखा है। देखो ये नोट्स जो है वो हैंड रिटेन है, ठीक है, इसलिए कभी कभी अपने शॉर्ट फॉर्म में भी आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हैंड रिटेन नोट है और एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे बातें एकदम समझ में आ जाएंगी। मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज टेस्टिस। मेन पार्ट क्या है, टेस्टिस है, विच प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ठीक है ना, टेस्टिस कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम में। जैसे मान लो आपका ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे आपको इस तरीके से स्क्रोटम पाया जाता है ना, स्क्रोटम पाया जाता है। इस स्क्रोटम में आपके दो टेस्टिस रहते हैं, दो टेस्टिस रहते हैं। और ये इस स्क्रोटम है, ये क्या है, स्क्रोटम है। और ये स्क्रोटम ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है। और यहाँ पे पाया जाता है इंग्यूनल कैनाल होता है। ठीक है ना, तो स्क्रोटम इंग्यूनल कैनाल के द्वारा एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ा हुआ होता है। आगे बात करते हैं हम स्क्रोटम के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए ये हिस्सा जो है वो स्क्रोटम है, और इन्हीं के अंदर टेस्टिस रहता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस पाया जाता है, और जहाँ पाया जाता है उसको स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के भी कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। कारण ये होता है
स्क्रोटम जो है वो टेस्टिस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसके वजह से उस टेस्टिस के अंदर स्पर्म का निर्माण हो सके। और स्क्रोटम का टेम्परेचर हमारे एब्डोमिनल कैविटी से, हमारे बॉडी से नियर अबाउट 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 से लेके 2.5 यानी 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द एब्डोमिनल कैविटी होता है। ठीक भैया, चलिए देखते हैं। इट इज द पाउच ऑफ डार्क पिगमेंटेड स्किन इनटू 2 सेपरेट सैक। 2 सेपरेट इनके अंदर ऐसे सैक्स पाए जाते हैं। इनमें एक सैक में एक टेस्टिस, दूसरे सैक में दूसरी टेस्टिस पाए जाते हैं। ईच सैक कंटेन 1 टेस्टिस, हर सैक एक टेस्टिस कंटेन किए रहता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन स्क्रोटम इज अबाउट 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम बिलो देन द 37 डिग्री सेंटीग्रेड ना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है हमारे स्क्रोटम का टेम्परेचर। आगे, द टेम्परेचर दीज टेम्परेचर इज आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। यह टेम्परेचर जो है वो आइडियल टेम्परेचर कंसिडराइज किया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म। और तो अगर कहा जाए कि डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म के लिए आइडियल टेम्परेचर आपसे दे दिया कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, 33 डिग्री सेंटीग्रेड है या 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप नियर अबाउट 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो आइडियल टेम्परेचर होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। यहाँ तक बातें हो गई होंगी आपको। तो स्क्रोटम पे आप लोगों ने कंसेप्ट को याद रखना है और स्क्रोटम से ये क्वेश्चन आपको ना एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब देखते हैं, ये देखिएगा आपको इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसमें आपको यहाँ एब्डोमिनल कैविटी दिख रही होगी, डायग्राम में दिख रहा होगा क्लियरली। एब्डोमिनल कैविटी दिख रही होगी, ये आपको स्क्रोटम दिख रहा है, ये आपको इंग्यूनल कैनाल दिख रहा है ना। अब रीटी टेस्टिस वोस्टिस को अभी नहीं ध्यान दे रहेंगे। यहाँ पे आपको मसल्स दिखेंगे, डार्टस मसल होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे गबर्नेकुलम होगा। ठीक, एक यहाँ पे हमने हिंदी में कंसेप्ट लिखा है, उस कंसेप्ट को भी आप समझ लेंगे और यहाँ पे कुछ बातें समझ लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्वेश्चन आते हैं। अगर जो लोग बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देते हैं उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा कहीं कहीं पे कुछ चीज़ें हिंदी में लिखी हैं और जो हिंदी में लिखी हैं बातें उनको आप ये समझ लेंगे। ये इसलिए इंडिकेट करने के लिए लिखा गया है कि आप ये समझ लें कि एग्जाम में ये आपके एंट्रेंस में आते हैं, समझते रहें। देखिएगा, जब ठंड, ये ठ है, जब ठंड ज़्यादा होता है ना, तब क्राइमेस्टर मसल, जो यहाँ पे क्राइमेस्टर मसल होते हैं एंड डार्टस मसल, ठीक है ना, क्राइमेस्टर और डार्टस मसल यहाँ पे होते हैं। ये आपको क्राइमेस्टर मसल है और इसी में डार्टस मसल, ये सफ़ेद वाला है। डार्टस मसल क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और टेस्टिस मूव कर जाता है ऊपर की तरफ। तो जो स्क्रोटम होता है उसकी साइज छोटी हो जाती है और टेस्टिस ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। कब? ठंड के समय में। लेकिन गर्मी के समय में इसका उल्टा होता है, टेस्टिस मूव टूवर्ड डाउनवर्ड ना। या पूछा जाए कि इन द विंटर सीजन, ठीक है, ये रीजन असेसमेंट में करके क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान देंगे। और आगे एक और पॉइंट लिखा गया है, आफ्टर द 7 मंथ, 7वें महीना तक जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन 7 मंथ, द पोजीशन ऑफ टेस्टिस इन 7 मंथ ना कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? आफ्टर द 7 मंथ टेस्टिस मूव इन स्क्रोटम, टेस्टिस मूव करना शुरू करता है इन स्क्रोटम ना, किसके थ्रू? थ्रू सॉरी, और ये विच इन्फ्लुएंस, इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कौन करता है? तो इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स ना, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है। एंड
फेनामेनॉन इज कॉल्ड डिसेंट ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस का या मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर यहाँ पे आपके टेस्टिस हैं एब्डोमिनल कैविटी में, और महीना ये 7वां है, और यहाँ से इंग्यूनल कैनाल से होते हुए ये टेस्टिस यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ जब आएंगे तो महीना 9वां होगा ये। और इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है कौन? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है भैया जी, कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो हार्मोन लेडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं ना। लेडिंग सेल से, जो टेस्टिस के अंदर पाए जाने वाले लेडिंग सेल होते हैं उनसे टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन होता है। चलो नेक्स्ट। लाइटनिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्या भाई? 1 मिनट होल्ड करिए आप लोग। स्लाइड ज़्यादा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन, इफ द प्री मैच्योर बर्थ, अगर प्री मैच्योर बर्थ हुआ यानी बर्थ पहले हो गया, द लोकेशन ऑफ टेस्टिस इज, तो टेस्टिस का लोकेशन क्या होगा? तो उसका आंसर होगा इंग्यूनल कैनाल। क्या होगा? इंग्यूनल कैनाल। तो पूछता है कि एब्डोमिनल कैविटी में टेस्टिस होगा कि इंग्यूनल कैनाल में टेस्टिस होगा ना, कहाँ होगा? तो आपने याद रखना है इंग्यूनल कैनाल। अब इंग्यूनल कैनाल क्या होता है कहा जाएगा? तो इंग्यूनल कैनाल आर, दीज आर द एब्डोमिनल कैविटी, और यहाँ पे आपका है इंग्यूनल कैनाल है। तो टेस्टिस का जो लोकेशन होगा वो यहाँ होगा। कब? जब प्री मैच्योर बर्थ हो जाता है किसी बच्चे का। ठीक है। इफ द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन लो, अगला क्वेश्चन होगा, अगर सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स लो हो जाए ना, कम सिक्रीट हो या निग्लिजिबल हो जाए, बहुत कम मात्रा में हो जाए, देन तब क्या होगा? तो ये आंसर होगा इसका, तब होगा कि क्रिप्टो आर्किडिज्म हो जाता है। क्रिप्टोज मतलब होता है छुपा हुआ, और आर्किडिज्म मतलब होता है टेस्टिस। इसमें छुपी हुई टेस्टिस यानी टेस्टिस छुप जाता है, इसको क्रिप्टो आर्किडिज्म कहते हैं। और एनिमल आर स्टेराइल, अगर ऐसा हुआ तो एनिमल क्या हो जाना है? एनिमल स्टेराइल हो जाना है। स्टेराइल मतलब समझ रहे हैं ना, नॉन फर्टाइल हो जाना है। ठीक है, बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म अफेक्टेड, स्पर्म का निर्माण नहीं होगा। यहां तक बातें क्लियर है? आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे थोड़ा सा, देखिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ टर्म दिए गए हैं, और ये टर्म आप लोगों को एग्जाम में आपके नीट में पूछा हुआ है, सीयूईटी में पूछा हुआ है, और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम होता है इंटर लेवल के टीचर्स के लिए, वहाँ पे ये पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इसको भी आप एक बार देख लेंगे इन टर्मों को। देखिएगा, सेमिनेशन क्या होता है? सेमिनेशन का मतलब है रिलीजेस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से स्पर्म को रिलीज करना सेमिनेशन कहा जाता है ना। देखिएगा, जैसे मान लेते हैं ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये बहुत सारे सेमनीफेरस टिब्यूल्स हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेमनीफेरस टिब्यूल हैं, और ये टेस्टिस के बाहर आपका इपिडिडाइमस होगा, ठीक है, और उसके बाद ये आपका वास डिफरेंस होगा, यहाँ पे आपका रीटी टेस्टिस होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म को रिलीज करना सेमिनेशन कहा जाता है। आगे ना, आगे है
स्पर्मिएशन, देखिए टर्म थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा है। स्पर्मिएशन तो रिलीजेस ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, अगर इस यहां से अगर निकल रहा है टेस्टिस से तो सेमिनेशन है, सेमाइनेशन कहेंगे, और अगर ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर निकल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कहेंगे। रिलीजेज आप यानी ये आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर स्पर्म निकल रहा है तो इसको कहेंगे स्पर्मिएशन, ठीक है ना। और यहाँ पे सेमाइनेशन। आगे है इजैकुलेशन, रिलीजेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, अगर बॉडी से, शरीर से ना, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, और ह्यूमन की बॉडी से बाहर इजैकुलेट हो रहा है स्पर्म, इजैकुलेट हो रहा है बाहर या बाहर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, इजैकुलेशन कहेंगे। अगर ये स्पर्म बाहर के बजाय फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में जा रहा है, फीमेल बॉडी में जाने लगा तो उसको क्या कहेंगे, इनसेमिनेशन कहेंगे। डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इन फीमेल बॉडी ना, फीमेल बॉडी उसको क्या कहेंगे, फीमेल बॉडी में अगर डिपॉजिट हो रहा है तो उसको इनसेमिनेशन कहेंगे। पिछली बार जो अभी एग्जाम बीता है पीजीटी का, टीजीटी का, उनमें ये क्वेश्चन आपके दोनों क्वेश्चन आए हुए थे ना, बहुत सारे लोगों का गलत हुआ, तो आपने इन बातों को ध्यान देना है कि गलत ना हो आपका। चलें आगे ना, देखिएगा बीएससी एमएससी की ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चलती हैं, 11th-12th की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अगर आपके जान पहचान कोई भी हो, ऑफलाइन क्लासेस 11th-12th की भी चलती है। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही हो, अगर आप आसपास के रहने वाले हो तो आप यहाँ आके क्लासेस कर सकते हैं। ये जगह डीडीबी ट्यूटोरियल पांडेपुर में है, ठीक है, वाराणसी का यह जगह है। तो यहाँ पे आके अगर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, क्लासेस जैसे इस पे चल रही हैं सेम टू सेम वैसे ही चलती हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, और ऑनलाइन पे भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलें आगे, हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में ना। ये टेस्टिस क्या है, ठीक है ना। देखिए, टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स आर्गन। टेस्टिस क्या है, प्राइमरी सेक्स आर्गन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह हमारे बॉडी में जन्म से पाया जाता है, इसलिए ये प्राइमरी सेक्स आर्गन है। अगर हमारे बॉडी में प्यूबर्टी के बाद ये डेवलप होता तो इसको सेकेंडरी सेक्स आर्गन या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता। ठीक भैया, तो बातें हमारी समझ में आ रही हैं कि इनको प्राइमरी सेक्स आर्गन क्यों कहते हैं टेस्टिस को, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम द बर्थ। ओके, जैसे मुस्टैच बियर्ड है, मैमरी ग्लैंड है ना, वॉइस है, ये सारी चीजें प्यूबर्टी के बाद डेवलप होती हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। क्या क्लियर है? आगे, ड्यूरिंग द अर्ली फीटल लाइफ टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। ये याद रखना है ना कि पूछेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस कहाँ रहता है, तो ये नहीं कि अब स्क्रोटम में रहता है, स्क्रोटम में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, अर्ली फीटल लाइफ में एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप होता है। 7 महीना तक एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। एंड ऑफ द 7 मंथ दे मूव into the word of या it move from the abdominal cavity toward the scrotum, okay, which are influenced by, इस प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कौन करता है, तो these प्रक्रिया या these step या these process are influenced by the testosterone which are secreted from the Leydig cell। ठीक है भैया, तो आपका कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द किडनी, किडनी के तुरंत नीचे ये पाया जाता है। आगे, देयर आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर टेस्टिस होता है, दैट सस्पेंडेड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम में डूबा हुआ रहता है, सस्पेंडेड इन स्क्रोटम बाई स्पर्मेटिक कार्ड। आगे, द काउडल एंड ऑफ टेस्टिस अटैच टू द, यानी टेस्टिस का निचला हिस्सा ना, अटैच टू द स्क्रोटम। ठीक, जैसे टेस्टिस ये है आपका, तो टेस्टिस का ये निचला हिस्सा यहाँ से
स्क्रोटम से जुड़ा होता है भैया जी। यहाँ देखो, यहाँ स्क्रोटम से ऐसे जुड़ा होगा आपका टेस्टिस ना। जैसे मान लो ये भी टेस्टिस है, तो टेस्टिस का काउडल पार्ट का मतलब होगा ये निचला हिस्सा स्क्रोटम से जुड़ा होता है। और जो जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या होता है, स्क्रोटम वाल, वाल फाइबर, फाइबर कार्ट नोन एज गॉबर्नेकुलम। ये याद रखना है आपको ना। टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़ा होता है, तो किससे जुड़ा होता है, गॉबर्नेकुलम से जुड़ा होता है। यहाँ पे आपको ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, दीज आर द एरिया ऑफ गॉबर्नेकुलम। ठीक भैया, आगे चलें। चलिए एकदम बात को आराम से समझते हुए चलिए, बहुत भागम भाग की बात नहीं है। ईच टेस्टिस ओवल इन शेप, ओवल शेप होता है ना। लेंथ इज अबाउट 4 से 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज अबाउट, इनका विड्थ कितना होता है, तो विड्थ इज अबाउट 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। समझ में आया। यानी मिला जुला के बात ये कह रहा है कि टेस्टिस जो हैं वह शुरुआत के समय में एब्डोमिनल कैविटी में रहते हैं, लेकिन 7 महीने के बाद ये मूव करना शुरू कर देते हैं किधर, स्क्रोटम की तरफ। यह प्रक्रिया को इन्फ्लुएंस कराया जाता है टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन, लैडिंग सेल से सिक्रीट होते हैं। ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं वो डूबे हुए होते हैं, मतलब सस्पेंडेड होते हैं स्पर्मेटिक कार्ड में, और टेस्टिस नीचे की तरफ जुड़ा हुआ होता है। नीचे की तरफ टेस्टिस किससे जुड़ा हुआ होता है, तो नीचे की तरफ टेस्टिस जुड़ा होता है गॉबर्नेकुलम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, गॉबर्नेकुलम से जुड़ा होता है। टेस्टिस के साइज की बात की जाती है तो यह, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई की बात की जाती है तो यह 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं भाई साहब। यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी आपको। आगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात अगर हम करते हैं कि टेस्टिस के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट दिखाई देते हैं और टेस्टिस कैसा दिखता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक पेयर टेस्टिस पाया जाता है और ये मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं ना। अ पेयर ऑफ टेस्टिस विच आर द मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन, यह मेन रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। जब हम स्टडी करते हैं ना आर्गन विच हैज फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट रिप्रेजेंटेड इन LH एंड TS ऑफ टेस्टिस, जब हम LH और TS की स्टडी करते हैं तो LH और TS की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखाई देता है, कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। उन स्ट्रक्चर्स के बारे में आप देख लें। ठीक है ना। पहला दिखाई देता है प्रोटेक्टिव कवरिंग। हम जानेंगे कितने प्रोटेक्टिव कवरिंग पाए जाते हैं किसमें, टेस्टिस में। दूसरा दिखाई देता है टेस्टिकुलर लोब। तीसरा दिखाई देता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। फिर दिखाई देता है जर्मिनल इपिथीलियम, दिखाई देते हैं सर्टोली सेल और लैडिंग सेल। यानी टेस्टिस की बात की जाती है तो टेस्टिस में इतनी सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें टेस्टिस में दिखाई देती हैं। अभी देखना है, जैसे मान लो हमने टेस्टिस का, ये एक टेस्टिस का जनरल व्यूज है, इसके ऊपर ये आपके प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई दे रहे हैं। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग टेस्टिस में होते हैं ना। हम बताएंगे तीनों की बात। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब रहता है, ऐसे आपको इस तरीके से टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब दिखाई देंगे भाई साहब। ठीक है, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्स दिखाई देंगे। इन टेस्टिकुलर लोब यानी टेस्टिकुलर लोब की संख्या की बात करेंगे तो 250 टेस्टिकुलर लोब एक टेस्टिस के अंदर होता है। 250 टेस्टिकुलर लोब एक टेस्टिस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस टेस्टिकुलर लोब के अंदर भाई साहब पाए जाते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल।
क्या पाए जाएंगे, इनके अंदर पाए जाएंगे ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये दिखाई दे रहे होंगे आपको डायग्राम में, दिख रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के जो नंबर होते हैं ना, वो एक टेस्टिकुलर लोब में करीब करीब 3 सेमनीफेरस, 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो सकते हैं। तो इनकी संख्या की बात की जाती है तो इनकी संख्या 2 से 3 होती है। कितनी होती है, 2 से 3 होती है। अब ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेंगे। और अगर हमने इनको ऐसे देखना है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हमें सेक्शन कट करना है तो हमने आपको ऐसे दिखाई देना है इनमें ना, इसको कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। क्या कहते हैं भाई साहब, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हमने सेक्शन कटना है, ठीक है, तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देगा। मान लो 2 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कट जाना है ऐसे ना, तो आपको ये जर्मिनल इपिथीलियम दिखाई देना है। और यही जर्मिनल इपिथीलियम स्पर्म के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का करते हैं ना। तो ये जर्मिनल इपिथीलियम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पाए जाते हैं, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इनर लाइनिंग जो होता है वो जर्मिनल इपिथीलियम होता है। इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं इस तरह के सेल जिनको हम सर्टोली सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सर्टोली सेल कहते हैं। इन सब के काम आपको बताएंगे, बड़े आसान से हैं। अगर इसका सारा लेक्चर यानी नियर अबाउट 4 से 5 लेक्चर में ये हमारा चैप्टर यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होना है, 4 से 5 लेक्चर में नहीं, मतलब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होना है 3-4 लेक्चर में। तो ये 3-4 लेक्चर अगर आपने देख लिया तो पूरी तरीके से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाना है, ठीक है ना। अब देखिएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूलों के बीच में ना, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके यहाँ ऐसे 2-3 जैसे बहुत सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में सेल पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं लैडिंग सेल। क्या कहते हैं, लैडिग सेल कहते हैं ना, लैडिग सेल कहते हैं। तो ये यहां तक की बातें हम इन सब के बारे में जानेंगे। हमने तो केवल पोजीशन जानने की बात की है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें क्वेश्चन पूछ देता है तो ये जानना है कि द सर्टोली सेल प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड लैडिंग सेल प्रेजेंट इन बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इन बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में। आगे germinal epithelium is the portion, germinal epithelium is the inner lining of the seminiferous tubule. आगे seminiferous tubule present in testicular lobe, each testicular lobe contain 2 to 3 seminiferous tubule, testicular lobe present inside the testis which are 250 in number। और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग टेस्टिस के ऊपर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो करीब करीब 3 लेयरों में होती है, ठीक है। यहां तक आसान है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब देखिएगा हमने प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में बात किया था। किसके बारे में बात किया, प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में बात किया। द प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिक या क्या कहते हैं उसको, ट्यूनिक के नाम से जानते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग को। आगे द टेस्टिस सराउंडेड बाई 3 लेयर, टेस्टिस 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग से या प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होते हैं ना। पहले का नाम होता है ट्यूनिका वेजाइनलिस। याद रखना ये पूछा हुआ है, वेजाइनलिस वर्ड आता है तो हम वेजाइना से संबंध कर लेते हैं, हम सोचते हैं ये फीमेल का है। तो इसमें से पूछता है कि इसमें से टेस्टिस की कवरिंग कौन नहीं है, तो आप ट्यूनिका वेजाइनलिस लगा देते हैं ना, तो ये गलत हो जाता है। आपका ट्यूनिका वेजाइनलिस मेल टेस्टिस के प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और तीसरा है ट्यूनिका वासाकुलोसा, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वासाकुलोसा, ये आपके हिस्से हैं 3, ठीक है, टेस्टिस के प्रोटेक्टिव कवरिंग
की बात करेंगे तो दूसरी बात करते हैं टेस्टिकुलर लोब की, जबकि हमने बताया था अभी कि टेस्टिकुलर लोब टेस्टिस के अंदर होते हैं ना, ऐसे लोब बने हुए दिखाई देंगे और इनकी संख्या कितनी होगी? बोल दो मन में, मैं सुन लूँगा। बोलो भाई, मैं 3 मत बता देना, मैं भगवान हूँ और मैं सुन सकता हूँ आप जब भी बोलेंगे। ईच टेस्टिस हैज, 2 टेस्टिस होते हैं, ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब, उनको हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं ना। तो टेस्टिकुलर लोब की बात समझ में आ गई। 250 टेस्टिकुलर लोब एक टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं भाई साहब। आगे दोनों मिला दिया जाए तो कितना हो जाएंगे? 250 प्लस 250 मतलब 500 टेस्टिकुलर लोब कुल होते हैं। आगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात करते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब, हर लोब में करीब करीब 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। जैसे एक लोब, अगर मान लीजिए ये टेस्टिस का एक लोब है भाई साहब, तो इनमें 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऐसे इस तरीके से पाए जाते हैं ना भैया। अब इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का काम जानते हैं क्या है? इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है, टू फॉर्म द स्पर्म ना। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ तक की बातें हमारी समझ में आ रही होंगी आपको, कठिन नहीं है। बैठ के अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसान है, ठीक है, बड़ा आसान है। तो हमने आज इतना ही बात करना है। कितनी बातें? टेस्टिकुलर लोब तक की। हम अगला बात अगले वीडियोस में आपको लेके आएंगे। आज बस इतना ही। और आप फटाफट से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इनको क्या करें, शेयर करें और क्या कहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि हम लोग नए हैं, और नए मतलब यूट्यूब पे नए हैं, मास्टर पुराने हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया, तरीका समझ में आया तो ठीक। और अगर आपको कुछ और आवश्यकता होगी कि हमें तरीके से ऐसे नहीं इस तरीके से समझाइए, आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी के बैच भी स्टार्ट है, टीजीटी पीजीटी के बैच के लिए भी ये हेल्पफुल वीडियो होगा। और आप अपने दोस्तों के साथ जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये शेयर करिएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का डीडीपी ट्यूटोरियल में। डीडीपी ट्यूटोरियल आप लोगों को फिर से एक बार कोशिश करिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर वापस आएंगे, देखेंगे इस वीडियो को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।